जय माँ। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत भारतीय सभ्यता, संस्कृति और उसमें राजनीति का क्या आधार था उसके बारे में थोड़ी सी बात की। वो आधार जो भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत में से है वो है नंबर 1, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अंदर में संग्रहण, आध्यात्मिक लक्ष्य हर चीज में, पॉलिटिक्स में भी आध्यात्मिक लक्ष्य, युद्ध में भी आध्यात्मिक लक्ष्य। किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो मार्ग भारत ने चुना है वो है धर्म। और तीसरा जो भारतीय सभ्यता की एक बड़ी पहचान है वो है इनवर्ड टर्न, अपने भीतर झांक के स्वयं को देखना। ये हमारे अंदर इनबिल्ट है और हम लोग इसको एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। किंतु जब हम बाहर जाके देश विदेश घूम के आते हैं तो देखते हैं कि ये बड़ी एक यूनिक चीज़ है भारतीय मानसिकता की, कि जहाँ हम स्वयं का ही आत्मावलोकन करते हैं। कई बार इसके कारण बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, बहुत शीघ्र हम निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि हम अंदर ही कि ये सही है कि गलत है, उचित है कि अनुचित है, ये भारतीय मानसिकता में बहुत अधिक है। बाहर में वो मॉरल साइंस है या बाहर के नियम हैं, चाहे वो रूल बुक हो, उसके अनुसार जीवन को चलाते हैं। और हमारे यहाँ हम अंदर ही एक प्रकार का आत्मावलोकन करते हैं जो बहुत सुंदर चीज़ है, क्योंकि उसी के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र होने की दिशा में जाता है। और इसी के आधार पर भारत ने एक बहुत अद्भुत सिविलाइजेशन खड़ा किया जो किसी न किसी रूप में अभी तक विद्यमान है। माता जी श्री अरविंद एक जगह बताते हैं कि भारत उस मंदिर के समान है जहाँ बाहर की दीवारें टूट रही हैं, काफ़ी कुछ बहुत कुछ है जो थोड़ा खंडहर जैसा लगता है, लेकिन अभी भी इसके गर्भगृह में अनसीन उनकी पूजा होती है। और ये भारत में हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी है सिविलाइजेशन की जो बाकी सब जगह टूट गई है। और उस कंटिन्यूटी का मेन आधार ये है कि भारत को एक पॉलिटिकल यूनिट या मिलिट्री यूनिट, पॉलिटिकल यूनिट क्या होती है कि ये राज्य है और इसका एक शासन है, शासन के अनुसार से यूनिट डिफाइन की जाती है। जैसे रोमन सिविलाइजेशन था तो रोम का राज्य था, साम्राज्य था। ग्रीक सिविलाइजेशन ग्रीस का साम्राज्य है। लेकिन भारत में जो यूनिटी है वो एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है, वो उससे कहीं अधिक स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिट है। तो हमारे ऋषियों ने इसी प्रकार से भारत को बनाया है। एक फॉर्मेशन है और वो एक ऑकल्ट फॉर्मेशन। जैसे आश्रम है, आश्रम आप ये नहीं कह सकते कि केवल वो कंपाउंड है उसमें आश्रम है। माने आश्रम इस तरह से बनाया है कि वो बाहर में अभी ये है, कल नई बिल्डिंग आएगी, कोई पुरानी बिल्डिंग चली जाएगी। और यहाँ तक कि ये छोटी सी मैं एक एनालॉजी ले रहा हूँ क्योंकि ये आवश्यक है आज के कंटेक्स्ट में। माँ यहाँ तक कहती है 1957 में कि जहाँ भी मेरे बच्चे श्री अरविंद की टीचिंग की तरफ जुड़े हैं वह सब एक वृहत आश्रम है। और नलिदा यही बताते हैं एक इनर आश्रम है। अब इनर आश्रम कहाँ है? वो एक फॉर्मेशन है और है वो रियलिटी में। तो हम लोग बाहर का जो भाग है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो एक केवल एक जैसे शरीर है, शरीर आवश्यक है लेकिन शरीर अल्टीमेट नहीं है। तो भारत में ये हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी जो एक विशेष क्षेत्र में बनाई गई थी, और ये यूनिटी ऐसी है जो कहीं इस तरह की यूनिटी नहीं मिलती है। कल्चरल यूनिटी का प्रयास हुआ है ग्रीस वगैरह में, लेकिन एक स्पिरिचुअल यूनिटी कहीं नहीं दिखती है। और इसके कई उदाहरण पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक शेयर, जैसे सती के भाग, 7 नदियों से पहचान, उत्तर में हिमालय और नीचे 3 सागरों से घिरा हुआ द्रविड़ का मतलब ही यही होता है, साउथ इंडिया नहीं होता है। फिर सबसे बड़ी उसकी जो पहचान थी वो आर्य सभ्यता, जिसको हम भूल गए हैं। नाम याद है और भूल गए इसलिए क्योंकि हमको ये बताया गया आर्य जो थे जो बाहर से आए थे और उन्होंने भारतवर्ष पे कॉन्कर किया। और ये इसलिए बताया गया था ताकि जो ब्रिटिश हैं वो जस्टिफाई कर सकें, देखो तुम लोग कौन हो, तुम लोग भी तो बाहर से आए थे, तो हम भी बाहर से आए हैं, तो तुम हमारा विरोध नहीं कर सकते हो। तुमने तो यहाँ के लोकल लोगों को दबा करके
राज्य खड़ा किया, और इसके पीछे उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी। और अच्छी बात यह है कि श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद ने, दोनों ने इस थ्योरी का खंडन किया है, और इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर बात भी की है कई लोगों ने, मैंने भी टॉक दी है। लेकिन मूल रूप ये था कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, और आर्य एक फिजिकल टाइप थे ही नहीं। आर्य कौन है? वो एक साइकोलॉजिकल टाइप है, एक प्रकार के मनुष्य हैं जो नाक नक्श से नहीं, अपने विचार और अपनी भावनाओं से जाने जाते हैं। और बहुत खुशी की बात है, अभी जब मैं ये बात कह रहा हूं, कि कुछ दिन पूर्व एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से भारतीय सरकार ने, आज की सरकार ने, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को निकाल के बाहर फेंक दिया है। दिस इज फ्यू डेज बैक, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि एक झूठ था जो पढ़ाया जा रहा था, और जिसके आधार पर हम लोग नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ये डिवीजन करते रहे। तो कौन है आर्य? ये भी एक आइडियल था जो भारतवर्ष में डेवलप किया गया था, और ये भारत का मॉडल है। जैसे लोग कहते हैं ना, वो कार कहाँ के मॉडल की है? वहाँ के मॉडल की है। रॉकेट कहाँ के मॉडल का है? वहाँ के मॉडल का है। भारत के बारे में क्या? वो मनुष्य कहाँ के मॉडल का है? भारत के मॉडल का है। और ये अभी भी ये बात, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, कॉलेज के दोस्त, जो हम लोग एफएमसी में पढ़े, वो साइकेट्री पढ़ने अमेरिका गए, तो वहीं पर बस गए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या था तुम्हारा अनुभव जब गए? बोले, ओहो, मेरे जब लोग पूछते थे कि तुम इंडिया से आए हो, तो वो कहते, अच्छा बुद्ध और कृष्ण की भूमि से आए हो, इतना उनके अंदर। और ये भाव कहीं ना कहीं अभी भी है। अब तो खैर इंडिया वैसे भी एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। तो ये चीज कि भारत ने मनुष्य को मनुष्यता का मॉडल दिया है, और ये हम लोग कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत प्रयास हो रहे हैं उस मॉडल को नष्ट करने के। रिसेंट एक प्रयास हुआ था, बहुत जगह हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ था, फिर एक अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में हुआ, और उसमें क्या क्या किया गया था? मॉकिंग द रामायण, रामायण का उपहास, मजाक उड़ाना। और ये चीज़ों को हमको ऐसे नहीं, अरे ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी हो रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर भारतवर्ष में मनुष्य के ग्रेटनेस का आइडियल नहीं रहेगा, तो सारे विश्व से वो समाप्त हो जाएगा। राम कौन है? राम एक आदर्श। सीता कौन है? एक आदर्श है। द्रौपदी कौन है? एक आदर्श है, और हर तरह के आदर्श। राधा कौन है? एक आदर्श है। मतलब अद्भुत, हर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए हमने एक आदर्श स्थापित किया, मापदंड। श्री राम राजा के रूप में कैसा होना चाहिए? श्री राम जैसा। राज धर्म के लिए ना अपनी वाइफ के, अपने व्यक्तिगत सुख, भाई के सुख, परिवार का सुख, सब कुछ वो तिलांजलि दे देते हैं। क्यों? राजधर्म इज हाईएस्ट। और माता सीता नारी, सशक्त नारी का एक जीवंत उदाहरण है कि अगर हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं है, असुर के कब्जे में हो, फिर भी तुम अबला नहीं हो, सबल हो। श्री कृष्ण एक अलग उदाहरण है, अद्भुत उदाहरण है एक आर्य सभ्यता के। अर्जुन, द्रौपदी, मतलब द्रौपदी और कुंती तो इतने अद्भुत आइडियल्स हैं जो भारत ही कंसीव कर सकता है। कि इन सब के बावजूद आप देखिए कि एक नारी अपनी पहचान कैसे बनाती है, कैसे वो लड़ती है। सब कुछ विपरीत है किंतु उससे लड़ती है। मैं अपना लोभ इस दिशा में जाने को रोक रहा हूं, क्योंकि नहीं तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। सावित्री भाग्य से लड़ जाती हैं, मृत्यु से लड़ जाती हैं। एक कहानी बता दीजिए, किसी भी वेस्टर्न, ईस्टर्न, मिडिल ईस्टर्न, जितने भी रिलीजन, कल्चरल मूवमेंट है, उसमें इस तरह की कथाएं, और हमारे लिए वो सच्ची हैं। तो इनको डिस्क्रेडिट करने का प्रयास हो रहा है, ये कह के ये तो पुरानी कथाएं, ये मिथोलॉजी है, या उनका उपहास बनाया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सारे विश्व को एक चीज पता है, यदि भारत उठेगा तो विश्व उठेगा। तो एक और तो बहुत से लोग हैं जो अलाइंड हैं इस विचार से, क्योंकि काल की गति बदल रही है। किंतु वही लोग जो एक और दूसरी जो असुर राक्षसी सभ्यता को धारण करते हैं, वो इसको नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत उनको डिस्कम्फर्ट होता है।
अगर आपको ये कह दिया जाए कि अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो मर्जी बोल लो, गाली गलौज कर लो, जैसे व्यवहार कर लो, खाली कॉन्स्टिट्यूशन और नियम के अनुसार तुमको रहना है, तो बहुत कन्वीनियंट है। नियम को बाईपास करना तो हम लोग जानते हैं, और वो आदर्श हमारे सामने कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मनुष्य के सामने आप एक उच्च आदर्श रखेंगे, इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह की थ्योरी जो फ्रॉइड वगैरह की, इतनी अपील उनकी क्यों है? फ्रॉइड क्या कहता है? मनुष्य क्या है? पशु है। थोड़ा उसने पेंटिंग कर दिया अपने ऊपर तो अच्छा लगता है, ठीक है भाई, हम पशु हैं, पशु जैसे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, हमको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही आप रखेंगे मनुष्य पशु नहीं है, मनुष्य एक देवता है जो फॉलन है, देवत्व को भूल चुका है, देवत्व से गिर चुका है। अब आपके सामने एक आइडियल रख दिया, और जैसे ही आइडियल रखते हैं तो अंदर में एक कोई चीज कचोटने लगती है, कोई चीज ऊपर उठाने का प्रयास करती है। और ऐसे ऐसे आइडियल रखे हैं। शिव जी का एक आइडियल है, देवताओं का आइडियल देखिए, आप कंपेयर कीजिए इसको रोमन गॉड से और ग्रीक गॉड से, इजिप्शियन गॉड से, और भारत के गॉड्स को देखिए। एक और शिव जी हैं फक्कड़ बिल्कुल, लेकिन कुछ भी दे सकते हैं किसी को। पावर का एक ऐसा आइडियल कि किसी के पास कुछ नहीं है किंतु वो सब क्रिएट कर सकता है। यानी मनुष्य की पहचान इससे नहीं हो रही कि उसकी कौन सी कार है, कितनी बड़ी कार है, वो बैल पर सवारी करते हैं, वो जेंटलमैनली सूट नहीं पहनते हैं, लेकिन अंदर से फ्री है, इसलिए हम शिव की उपासना करते हैं। वहीं दूसरी ओर कृष्ण हैं, राजा हैं, रथ भी चलाते हैं, युद्ध भी लड़ते हैं, किंतु उनको हम योग योगेश्वर कहते हैं। अमेजिंग, भारतवर्ष में मनुष्य संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, और यही चीज हम पॉलिटिक्स में देखते हैं। पॉलिटिक्स में किन की आदर्श थे? आप पूरे देखिए, रघुकुल की, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाइए। और कितना अद्भुत आइडियल है। शिवी, हरिश्चंद्र, भागीरथ, बहुत सारे नाम हैं। ऑफ कोर्स राजा राम जो उसका एक फाइनेस्ट, स्वयं दशरथ, आज एक से एक जिन्होंने एक वचन के लिए अपना जीवन, अपना राज्य, धन, सब कुछ उन्होंने सैक्रिफाइस किया, त्याग और तपस्या, क्योंकि धर्म सबसे ऊपर है भारतवर्ष के लिए। तो अब ये तो हमारा पास्ट है, लेकिन आज जो भारत है बहुत कुछ हो चुका है, जिसके कारण, जिसको गीता में अर्जुन कहते हैं वर्ण संकर। अब भारत एक वो कल्चरल स्पिरिचुअल यूनिटी नहीं रहा है, वो अंडरग्राउंड वही है अभी भी भारत में। जैसी बात हुई कि इवन विलेज समिति तक आपको मिल जाएंगी लेकिन वो भारत नहीं है जो एक समय हुआ करता था। और इसका कई कारण हुए हैं, और वो फॉल्ट लाइन है भारत की जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। फॉल्ट लाइन क्या है भारत की सबसे बड़ी? इतना महान भारत, लोग पूछते ना गिरा कैसे, गिरा कैसे? जहां अर्जुन और भीष्म जैसे तेजस्वी योद्धा हैं, वो कैसे विनाश हुआ? और श्री अरविंद इसका बड़ा सुंदर एनालिसिस करते हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो धर्म की ग्लानि एक कारण था कि भारत ने बहुत अधिक, क्योंकि इनवर्ड लुकिंग है, अंदर का रास्ता खोजते खोजते वो इतना दूर चला गया संसार से कि उसको लगा अरे ये तो एकदम अद्भुत भूमि है, अब हम जमीन में जाके क्या करेंगे? डिस्कनेक्ट हो गया। ये हुआ मायावाद। और मायावाद के पहले बुद्धिस्ट थॉट, जो शेरविन कहते हैं कि एक राम के बाद एक लीप लेते हैं बुद्ध निर्वाण में, बीच की कड़ी, बैलेंस खत्म हो गया, और वो श्री कृष्ण आके फिर से बैलेंस स्थापित करते हैं। क्योंकि या तो लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं श्री राम जी का, या बुद्ध की तरह निर्वाण में जा रहे हैं। यानी अगर हम उन्मुक्त हैं तो जीवन नहीं जी सकते हैं। तो श्री कृष्ण दिखाने आते हैं कि हाउ वी कैन लिव नॉर्मली एंड फ्रीली। माता जी ये बताती हैं कि हम कैसे एक नॉर्मल जीवन, लेकिन अंदर में मुक्त होकर, जीवन मुक्त की अवस्था, वो जो आवश्यक है, वो थी ये चीज आइडियल जनक वगैरह में, लेकिन एक श्री कृष्ण उसको बड़े पावरफुल ढंग से एक योग का माध्यम बता के उसको स्थापित करते हैं। तो इस कारण भारत फिर भी बहुत समय तक बचा रहा। लेकिन जब बुद्धिस्ट थॉट आता है, अदर वर्ल्डलीनेस का एक पूरा, और उसके बाद जब शंकराचार्य का, हालांकि वो काउंटर करने आए थे बुद्धिस्ट थॉट को, जिसको उन्होंने अवैदिक कह के वैदिक, लेकिन बाद में वही अफर्म किया वह एक सत्य है और ये इल्यूजन है।
तो मैं हर जगह इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं, और यहां भी मैं करने वाला हूं, ऐसे लोग, सन्यासी, साधु, मूवमेंट, जो इस संसार को मोह माया कह करके इसकी बातें करते हैं, उनको कृपया दान देना बंद कर दीजिए। मैं उनको कहता हूं, आप सन्यासी हो, संसार मिथ्या है, तो आप ये मिथ्या को मिथ्या क्यों बता रहे हो? क्योंकि फिर से ये टेंडेंसी है भारत में, उसका स्टैंप इतना स्ट्रांग है, यहां तक कि आश्रम में जाने से पहली चीज लोग पूछते मेडिटेशन हॉल कहां है, मतलब पुराने वाले नहीं, नए वाले। अच्छा आप आश्रम में रहते हैं, अच्छा कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं, पूछते हैं। तो क्या आप इनको उत्तर देंगे? क्योंकि आइडिया यही है, अदरवर्ल्डली लाइफ तो फ्रेमवर्क है, हमको जीना है। लेकिन भारत के जो राजा थे और इवन जो उसके योद्धा थे, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और योग युक्त अवस्था में, ये भारतवर्ष था। आर्य कौन है जो अपने अंदर भी विजय प्राप्त करता है, स्वराज, फिर वो साम्राज्य बढ़ाता है। साम्राज्य भी कैसे बढ़ाता है? अश्वमेध यज्ञ, ये कल बात हुई थी टच करके। अश्व क्या है? फोर्स, और मेध क्या है? इंटेलिजेंस। अपने अंदर जो उसने शक्ति अर्जित की है और जो अपने अंदर उसने मेधा, इंटेलिजेंस अर्जित की है, उसका विस्तार है ये। ठीक है, एक बाहर का रिचुअल है हॉर्स का, वो रियल है, और उसका एक हर चीज के पीछे आप एक रिचुअल देखें, साइंस में भी रिचुअल है। आप ऑपरेशन करते हैं तो अपने हाथ वाथ धोते हैं, ये साइंस का रिचुअल है, तो ये रिचुअल है। लेकिन मूल चीज क्या है कि हमारी शक्ति और मेधा, इसका विस्तार होना है। क्यों? मैं समझता हूं कि मेरी शक्ति और मेधा, सब सारे जो भारत के स्टेट्स हैं, स्टेट्स नहीं थे उस समय, छोटे छोटे गणराज्य हैं, राज्य हैं, उनके लिए ये उत्तम है। लेकिन उसमें भी एक सीमाओं के अंदर होता था। और यदि आप समझते हैं कि आप इससे अधिक उत्तम हैं, तो आप इसको प्रूव करिए। घोड़ा रोक लीजिए और हम लोग बैटलफील्ड पर या किसी अन्य उपाय से प्रूव करेंगे। लेकिन बात यहां तक नहीं थी। तो एक तो इससे युद्ध आप अवॉइड कर रहे थे, ये नहीं कि जाकर के गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर दिया, इन्वेड कर दिया, सेना भेज दी, नहीं, आप उनको चैलेंज कर रहे हो। आपने घोड़ा रोका है तो आपको पता है कि अब युद्ध होने वाला है। नियम देखिए कितना सुंदर है। लेकिन उत्तम बात इसमें यह थी कि ये यज्ञ है। यज्ञ मतलब यदि आप अधीन हो गए तो आपसे हम कुछ छीन नहीं रहे हैं, आप बस एक अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अब जो कुछ भी मेरा है आप शेयर करेंगे, और जो आपका है वो हमसे शेयर करेंगे। ये यज्ञ का अर्थ ही यही था कि जो आपका है वो आप शेयर करेंगे, और जो हमारा है वो हम सब, जो एक साम्राज्य है, चक्रवर्ती राजा का जो कंसेप्ट था, तो वो हम सब शेयर करेंगे। चक्रवर्ती राजा का अर्थ यही था। तो जब शेयर करेंगे तो इसमें क्या होता था, ये मॉडर्न टैक्सेशन सिस्टम के का एक सही इलाज है। तो उसमें क्या होता था, जो ज़्यादा सुदृढ़ होता था, जिसके पास ज़्यादा समृद्ध होता था, वह अधिक कंट्रीब्यूट करता था। ऑरोविल में माने क्या कहा? नो टैक्सेस, ओनली वॉलंटरी ऑफरिंग ऑफ मनी। और वॉलंटरी में क्या था कि जो जितना अधिक कमा रहा है वो उतना अधिक देगा। अब मनुष्य तो अभी तैयार नहीं है उसके लिए, वो क्या करता है, वो तरीका उपाय ढूंढ लेता है, टैक्स सेविंग। लेकिन ये सिस्टम था कि अगर एक साम्राज्य है जिसमें मान लीजिए 8 या 10 गणराज्य हैं, तो कोई गरीब है तो वो कम देगा या नहीं भी देगा, लेकिन वो अधीन है तो उसकी देखभाल अब ये चक्रवर्ती राजा करेगा। तो ये इट वाज नॉट जैसे हम लोग कॉन्कर करो, डेसिमेट कर दो। ब्रिटिश एम्पायर आया, सारा कल्चर फैमिन कर दिया चर्चिल ने, मतलब जो कुकृत्य किए, नेटिव कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दो। ये भारतवर्ष में साम्राज्य का कंसेप्ट नहीं था। और हम देखते हैं राम जी के टाइम पर भी, जो किष्किंधा में और श्रीलंका में। तो भारत का नेशनलिज्म बहुत अलग है। आप देखेंगे आजकल नेशनलिज्म की जब बात होती है तो वेस्टर्न कंट्री में एक विरोधात्मक धारा इसके विरुद्ध आई है, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। और वो क्या कहती है, कोई कंट्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक ही आइडियोलॉजी है, सचेत रहिएगा। कंट्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है। आप सुनेंगे बहुत सारे इंडियन लीडर भी, कोई कंट्री थोड़ी है भारत,
बहुत डेंजरस बात है ये। श्री अरविंद कहते हैं कि नेशन इज द सेकेंड स्टेप ऑफ विष्णु, थर्ड स्टेप इज वर्ल्ड। आप पूरे विश्व को एक करने की चेष्टा करेंगे अगर राज्य राष्ट्र को हटाकर, तो एक आइडियोलॉजी पूरे संसार में फैलने के लिए युद्ध लड़ेगी। यही इस्लाम ने किया। इस्लाम नहीं मानता है कंट्री को, इसीलिए आप देखें कि इस्लाम और लेफ्टिस्ट विचारधाराएं मिलती हैं। इस्लाम कहता है कोई कंट्री नहीं है, सब अल्लाह का राज्य है, और जहां एक बार इस्लाम की हुकूमत हो गई वो सदा सदा हमारा राज्य रहेगा, बोलता है ऐसे। पूरा वो जो उनकी गजबाई हिंद ये सब इसी पर है कि एक बार हमारा मुगल शासक रहा था तो हमारा अधिकार हो गया है। वक्फ बोर्ड ये सब जो आप पढ़ेंगे ये उस आइडियोलॉजी की, ये हमारा अधिकार है। कंट्री की बाउंड्री को वो नहीं मानते हैं। आपको ये समझना है कि ये कितनी रिस्की प्रॉब्लम है। उधर चाइनीज नहीं मानते कंट्री की बाउंड्री को, आइडियोलॉजी है सबको कम्युनिस्ट होना चाहिए। अब आप अगर ये बोलेंगे कि इंडिया कंट्री नहीं है तो बोलेंगे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोला आपने, आप बन जाइए प्रधानमंत्री और हम आकर के इन्वेट करें। यही हुआ था भारतवर्ष में, सोशलिस्ट विचारधारा के कारण इन्वेजन्स हुए, और ये भूल भारत पहले भी कर चुका है, ये नई चीज नहीं है। श्री अरविंद बताते हैं ये दो फॉल्ट लाइन है भारत की, एक आंतरिक डिवीजन, और डिवीजन क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत भिन्न प्रकार के लोग हैं। ये डिवीजन केवल ये पॉलिटिकल यूनिटी से केवल नहीं टिकेगा, ये डिवीजन के लिए आपको कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी चाहिए। इतनी भिन्न भाषाएं, इतना भिन्न, अभी भी अब जैसे अब पौंडीचेरी है, बता रहा हूँ आपको, ज़्यादातर तमिल बोली जाती है, वो नहीं समझते हमारी भाषा, हम नहीं समझते उनकी भाषा। हालांकि भारतवर्ष में कहा गया था कि 5 भाषाएं सबको आनी चाहिए। नंबर 1 हमारी मातृभाषा जिसमें हमने जन्म लिया है, उड़ीसा में उड़िया। दूसरा, जो जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ की भाषा, अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिल भाषा। तीसरा, जो राष्ट्रभाषा, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं उसकी भाषा, वो हिंदी हो या जो भी हो। और चौथा, एक भाषा जो पूरे विश्व में लागू होती है आज के समय में, अंग्रेजी। और 5वीं जो भाषा मूल भाषा है सबकी, वो है संस्कृत। तो ये 5 भाषाएं सारे सब जगह आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती हैं, तो आपस में कई बार समझ नहीं आता है एक दूसरे की बात। लेकिन अब मेरा तरीका अलग है, मैं देखता हूँ कि अरे लेडी ने कुमकुम लगाया हुआ, अच्छा आज क्या ओकेजन है, तो बताती है हमारे यहाँ ऐसा पूजा होता है। उनके नाम अलग हैं, वेंकटेश स्वामी बोलेंगी या पलानी स्वामी बोलेंगे, अच्छा उनका, और कोलम बनाएंगे। तो आप देखिए एक डीपर लेवल पर आपकी यूनिटी हो जाती है। और इवन जो लोग कन्वर्ट हैं वो भी करते हैं। कन्वर्ट है, क्रिश्चियन है, मांग में सिंदूर भर के आते हैं, इसलिए नहीं कि उनके हस्बैंड हिंदू हैं, अच्छा लगता है, ये उनके कल्चर में इनबिल्ट है। तो ये कल्चरल और स्पिरिचुअल यूनिटी, ऑफ कोर्स ये बाहरी की बात नहीं हो रही है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी भारतवर्ष में कभी नहीं उसको बांध के रख सकती। भारत बहुत डाइवर्स है, आप इसको पॉलिटिकल यूनिट बनाएंगे तो बहुत कठिन होगा। होना चाहिए एक पॉलिटिकल यूनिटी तो रहेगी, लेकिन वो केवल 3-4 चीज़ों के लिए है। इकोनॉमिक्स जो फाइनेंसेस है, फिर फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस जो है, एजुकेशन, एक कॉमन सूत्र होना चाहिए एजुकेशन का। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें लेजिस्लेचर, ये 4 चीज़ें हैं जिसमें आपको एक कॉमन वो चाहिए। बाकी सब चीज़ों में रीजनल ग्रोथ, क्योंकि लोग हैं अलग अलग, आप एक चीज़ इम्पोज नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल यूनिट जो करना चाहती हैं वो ख़त्म हो जाती है। आप देखिए इवन इस्लाम को पुश बैक होना शुरू हो गया, क्रिश्चियनिटी अब नाम की है, ख़त्म हो रही है, यूरोप यूनाइट नहीं हो पाया क्रिश्चियनिटी के कारण। तो ये सारी चीज़ें श्री अरविंद ने विचार की हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत फॉल्ट लाइन है इसकी। भाषा अलग है, खान पीन अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, पहनावा अलग है, तो लेकिन कल्चरल और स्पिरिचुअली तो वो एक अवेकनिंग और उसके विस्तार की ज़रूरत है। दूसरी, बाहर से फॉरेन इन्वेशन, सब कुछ था हमारे पास पर इन्वेडेड हुए। क्यों इन्वेडेड हुए? क्योंकि एक समय था जब अफगानिस्तान गांधार राज्य था, जहां पर हमारे ही लोग थे, कल्चर था, तो हम सुरक्षित थे। और इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बाद खैबर पास, हिंदू कुश, ये बहुत ही डेंजरस एक स्पॉट खुल गया है। मंगोल्स ने आने की चेष्टा की, इवन चाइना का थ्रेट बताते हैं श्री अरविंद। चाइना
कैन ऑल्सो इन्वेड थ्रू टिबेट और थ्रू दैट रूट। तो वो एक एरिया है, अच्छा है आज की गवर्नमेंट डिफेंस फोर्सेस को इस तरह से सशक्त कर रही है कि वो एरियाज हम डिफेंड करें। बात ये नहीं कि चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट, बात ये है कि आप कहाँ से वल्नरेबल हो। आज के समय हम बांग्लादेश की तरफ से भी वल्नरेबल है, नॉर्थ ईस्ट। तो वो सारे जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको हमको सील करने हैं, डिफेंड करना है। तो ये दो जो फॉल्ट लाइन थी, एक जो डिवीजन आंतरिक कलह, उसको हमको बढ़ाना नहीं है। और शेरविंद इसका तरीका ये बताते हैं, लास्ट में 2 मिनट लूँगा, कि वो कहते हैं कि अब जैसे हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम है तो हम लोग कई बार इन चीज़ों को विचार, नहीं बात मत करो, नहीं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि शेरविंद कहते हैं इसको आप अब ऐसे नहीं रूल आउट कर सकते हो कि अब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये होगा नहीं। क्योंकि अब एक समय ये पॉसिबल था, लेकिन अब ये फैक्ट है कि देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो इस आइडिया को स्वीकार नहीं करेंगे। उसी तरह से आप अपीजमेंट के साथ नहीं कर सकते हो, ये भी कह दिया है उन्होंने कि आप अपीज करोगे कि इसको माइनॉरिटी तो ये और बर्बाद हो जाएगा। ये सब कहा है उन्होंने। कैसे करोगे? एक कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली हिंदू इन स्पिरिट, सनातन धर्म के आधार पर, बट वाइड एंड फ्लेक्सिबल इनफ टू एकोमोडेट द डिफरेंट सेक्शंस। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने ये बात बताई है, सॉल्यूशन दिया है। लार्जली हिंदू इन स्पिरिट, क्योंकि हिंदूज हैव मेड द लैंड, सनातन धर्म का आधार, लेकिन जो एकोमोडेट करेगा, फ्लेक्सिबल होगा, ये अभी बनना बाकी है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी, लोगों को बुरा लगता है जब मैं कहता हूँ कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट नहीं है, पता है मुझे, बात हुई थी पार्लियामेंट में, डिस्कशन हुए थे, लेकिन सब मेंटल डिस्कशन हुए थे। वही कॉपी पेस्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज में है वो केवल माइंड की उपज है, रीजन की। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए नया, जो हृदय की उपज हो। धर्म का निवास स्थान यहाँ है, जो हृदय से चीजों को देखे। हृदय से चीजों को देखेगा तो नारी का अपमान, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसे प्रोविजन नहीं है नारी का अपमान होगा तो सीरियस इश्यू है। पर अगर आप हृदय से देखेंगे तो आप नारी का अपमान, ये एक अधर्म है। और मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है, बहुत बार लोग बोलते हैं हमारे लाइफ में ये फेलियर हो रहा है, वो फेलियर हो रहा है। मैं मे बी आई मे साउंड हार्श, पर ये जो जीवन का एक अनुभव है कि आप देखिए कि घर में नारी का अपमान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है, पता नहीं, एक लिंक है, अकल्ट लिंक है। नारी का जहाँ अपमान होता है, ये सच है कि संपदा चली जाती है। अब एक्सेप्शंस होंगे, आई डोंट नो, मैंने कोई स्टडी नहीं की है, पर मेरा अपना जो, तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नए ढंग से आनी चाहिए। फ्रीडम हमको अपने ढंग से डिफाइन करनी चाहिए। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, गाली गलौज कुछ भी दे दो, नहीं। हम आर्य सभ्यता हैं, तो हम गाली गलौज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि इट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। वाणी की शुचिता, ये सब प्रोविजंस आने चाहिए, एकदम नहीं बननी चाहिए। उसी तरह से जो क्रिमिनल है वो केवल एक जेल में जाएगा पनिश होने, या वहां पे उसको एक रिफॉर्म होने का अवसर मिलेगा। तो ये केवल कुछ बिंदु हैं, ये बहुत बड़ा विषय है और मैं उसमें प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ, इट्स ए लॉन्ग सब्जेक्ट। बट जस्ट ये कुछ विचार हैं कि जो हमारी फॉल्ट लाइन थी वो आज भी हैं, कहीं अधिक बढ़ गई हैं। क्योंकि पहले कम से कम हिंदू कुश का एरिया गार्डेड था, गांधार राज्य जो भी है वो थे तो हिंदू सनातनी। अब वहाँ पे अफगानिस्तान एक ऐसा फ्री फॉर ऑल राज्य है, राष्ट्र है, जो अमेरिका की भी आंख है, चीन की भी आंख है, रूस की भी आंख है, और हम उस एरिया से बहुत वल्नरेबल हैं। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट और बंगाल एक ऐसी भूमि है जो अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो ये भारत के लिए सीरियस थ्रेट बन सकती है। तो हम लोगों को ये सब, क्योंकि हम लोग पास्ट ग्लोरी में तो रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान और उससे भी अधिक भविष्य को भूल जाते हैं। और श्री अरविंद ने ये सब एंटीसिपेट किया है। आवश्यक नहीं कि सब कुछ उन्होंने फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में लिखा हो, क्योंकि उसका कंटेक्स्ट अलग था, लेकिन श्री अरविंद की टोटल राइटिंग्स, वंदे मातरम के समय, कर्मयोगी में, बांग्ला राइटिंग्स में, नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म का जो अंतर है, हमको पेट्रियोट भी होना है और नेशनलिस्ट भी होना है। वो कहते हैं नेशनलिज्म एक इगोइस्टिक स्टेट है, लेकिन जरूरी है। पेट्रियोटिज्म बहुत अच्छी चीज है, वो भारत को एक जोड़ सकती है।
लेकिन अक्सर पेट्रियोटिज्म जागती है फॉरेन इन्वेजन के कारण, जो बहुत एक बुरा तरीका है। और दूसरी चीज जो जोड़ेगी भारत को, लास्ट थॉट, ए हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, जो महर्षि अरविंद जिसकी बात कर रहे हैं, ऑरोविल जिसका एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग रिलीजन के पार जाकर के एक उदाहरण दें कि एक उच्च चेतना है, चेतना का उत्थान, चेतना का अतिक्रमण, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसमें एक हो सकते हैं। जैसे अभी है वैसे नहीं एक हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बाहर से डिफाइन करने लगे हैं। तो चीज़ों के मूल में जाना, माँ से किसी ने पूछा था हाउ कैन ह्यूमैनिटी बिकम वन, माँ ने कहा था बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ इट्स ओरिजिन। रिलीजन एक कालखंड में जन्मते हैं सिवाय सनातन धर्म के। आप सनातन धर्म की बर्थ डेट नहीं बता सकते हैं, ये इसकी ब्यूटी है। वरना रिलीजन्स कालखंड में जन्मते हैं, और सब लोग अपने रिलीजन के जन्म के पूर्व की जो हिस्ट्री है वाइप आउट कर देते हैं। पाकिस्तान में किताबों में कोई वैदिक हिस्ट्री नहीं है। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तो सारा 5000 साल ईसा पूर्व, महाभारत, ये सब पता नहीं कैसे अकोमोडेट करते हैं। क्योंकि अगर वो ये मान लेंगे कि इतनी विकसित सभ्यता थी हमारे आने के 10,000 15,000 साल पूर्व, तो कैसे वो कहेंगे तुम लोग तो बर्बर थे जिनको हम सिविलाइज करने आए थे। तो ये कुछ बातें हैं जो हमको स्मरण रखनी है। सिविलाइजेशन का मापदंड अपने अंदर बदलना है। कार से उतरने वाला, कोट टाई पहनने वाला, फ्रीली अमेरिकन एक्सेंट से इंग्लिश बोलने वाला, कोई जरूरी नहीं कि वो कल्चर्ड हो और सिविलाइज्ड हो। वो एक बारबेरियन हो सकता है। इंग्लिश मैन ने आके क्या किया, लूट की, सूट बेल्ट पहन के, और अभी भी हम उसको कॉपी करते, बड़े खुश होते हैं, अरे कितना बड़ा कार है। वी शुड रिमूव दीज क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया मनुष्यता के नहीं है। हो सकता है एक व्यक्ति जो धोती पहन के या लुंगी पहन करके गांव में बैठा हो, वो ज्यादा समझदार हो, ज्यादा संस्कृत हो, और ये तो हम सब ने मिले हैं। तो हमको ये सब चेंज अपने अंदर लाना है। ये फॉल्स ग्लिमर से, भारतवर्ष में तो सूट वैसे ही लगता है ये पागल हो गए हैं क्या लोग, इतनी गर्मी के अंदर जब टाई पहनते हैं, मेरे एयरफोर्स में भी था, जूता पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, तो मुझे लगता है बुद्धि आपकी क्या हो गई है। इंग्लैंड और यूरोप में समझ आता है, ठंड यहां पर पहनते हैं और उसको आप सभ्यता कहते हो। चले जाइए होटल के अंदर लुंगी पहन के देखिए क्या होता है। 5 स्टार होटल की बात कर रहा हूं। तो टाइम टू चेंज अवर सेल्व्स एंड लेट्स बिगिन इट नाउ। थैंक यू, धन्यवाद।